अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा डिपार्टमेंट में रहते हुए अच्छी नौकरी करना, अच्छे काम करना, वो तो एक स्वाभाविक मनुष्य की प्रक्रिया है। जो आता है डिपार्टमेंट में उसको हर बार रिटायर्ड होना ही पड़ता है, लेकिन साहब के बारे में वो नहीं है। विशेष तौर पर साहब के बारे में अगर कहा जाए तो अपनी सरकारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उसके साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए और उससे भी बड़ी बात यह है कि अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। उसके लिए सबसे ज्यादा उनको तालियां हो। मैं तो कहता हूं कि मैंने कहा था कि भाई जो इन्विटेशन कार्ड है वहां पे रिटायर्ड शब्द मत डालो, क्योंकि साहब रिटायर्ड होने वाले है ही नहीं। ना तो साहब रिटायर्ड होने वाले हैं ना कभी होंगे। उसका कारण यह है कि भले ही ऑफिशियली एक लेबल लग गया कि भाई साहब रिटायर्ड हो गए, बट टायर्ड नहीं। तो इसका मतलब टायरलेसली वो काम करने वाले हैं गरीब तबके के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, ऑप्रेस लोगों के लिए उनका कारवां आगे चलता रहेगा। मैं साहब एक बार मध्य प्रदेश में थे, इंदौर, सुमरलाल पटवारी मुख्यमंत्री थे, स्टेज पे बैठे हैं और वहां पे दिक्कत आ गई कि भाई 26,000 नौकरियां खाली है और वो भरना है और पटवा साहब उसको भरना चाहते हैं और करें क्या, कोर्ट का दायरा है, बाकी सब चीजें देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बहुत सारी चीजें हैं और क्या करना है। तो उन्होंने तो भाषण में कह दिया कि मैं भरना चाहता हूँ लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि मैं नहीं कर सकता। साहब ने भाषण दे दिया और साहब ने एक ड्राफ्ट बना के उनको दिया कि आप ये पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए और इसके तहत आप इस नौकरी को भरवा दीजिए। पटवा जी ने वही ड्राफ्ट साहब ने जो लिखा वही अप्रूव करके 26,000 नौकरियां मध्य प्रदेश में भरवा दी। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी उसके बारे में। जब से मतलब उनसे मैं मिली हूँ, मैंने देखा है, मैं इलाहाबाद भी गई थी, वो जहाँ जाते हैं हजारों के तादाद में लोग उनके पीछे जमा हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि साहब आप जिस डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो, ये जो काम है आपका बड़ा ही सेंसिटिव काम है और इस ऐसे काम के होते हुए आप समाज के लिए इतना जो काम करते हैं वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सूरत में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे देखा, वहाँ पर भी हजारों के तादाद में लोग जमा हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक आप सभी को मालूम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का जो घर है वो हमारी सरकार ने लिया है। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जाना था, 3:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैंने साहब को फोन किया कि साहब आप मेरे साथ में चलिए। साहब ने मुझे जवाब दिया कि मैडम मैंने पहले से ही कलकत्ता में जो हमारे समाज के लोग हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं और उनके साथ में मेरी अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास आने के लिए मना कर दिया, लेकिन वही समाज के जो हमारे लोग हैं उनके पास जाना उन्होंने कबूल कर लिया। तो इस तरह से उनकी कहीं ऐसी बातें हैं। ऐसे ही कुछ मेरे अपने काम के लिए भी मैं बताऊंगी। मेरा बैंगलोर में एक प्रॉपर्टी का मैटर था और काफी दिनों से मतलब वहाँ के लोग यूं ही तंग कर रहे थे, तो हम लोग भीड़ में गए थे उस प्रॉपर्टी के लिए। तो वहाँ का जो एक बड़ा बिल्डर है ब्रिगेड नाम का, तो वो भीड़ में तो आया था लेकिन आगे की पेमेंट वो दे ही नहीं रहा था। 2010 से लेकर 2012 तक का यही सारा सिलसिला चल रहा था, पेमेंट दे नहीं रहा था, मैटर सारे मतलब इसी तरह से उलझे हुए थे। तो मैंने साहब को कहा कि साहब देखो मैं बड़ा ही मतलब आदमी बेकार आदमी है जो हम लोगों को इस तरह से तंग कर रहा है, हमारा जो पेमेंट है वो भी नहीं दे रहा है, तो क्या करें कैसे करें। एक्चुअली जो मतलब कोर्ट में तो मैटर चल रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ बैठ के कुछ अगर हो सकता है तो देखे, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। तो आखिर एक दिन उसने ये किया कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर उसने कब्जा जमा लिया। कब्जा जमाने के बाद में क्योंकि कब्जा एक बार चला जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब क्या करेंगे।
तो मैंने साहब को बताया कि साहब देखिए ना वहाँ पर ना मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया। तो साहब के तो लोग ही थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ आप भी बात करो। तो मैंने उनसे बात की वहाँ के अपने लोगों से और उनको कहा कि देखो इन्होंने कब्जा कर दिया है और अपने को रातों रात में ही निकाल देना, क्योंकि एक बार इसका कब्जा हो गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको यकीन नहीं आएगा, जो लड़के लोग हमारे वहाँ पर गए साइड के ऊपर और उन्होंने रातों रात को निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा कि मैडम हम निकालेंगे जरूर लेकिन पुलिस का क्या करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है पुलिस को मैं देख लूंगी, मैं संभालूंगी, देख लूंगी मतलब मैं बात करूंगी उनसे। और एरिया के जो डीसीपी थे, वहाँ की जो डीजीपी थे, मैंने उनको सबको एसएमएस कर दिया, क्योंकि मैं अक्सर उनसे मिलती थी, उनसे बात करती थी कि भाई इस आदमी को समझाओ। तो इसलिए मेरे कॉन्टैक्ट हो चुके थे उनसे। मैंने उनको एसएमएस किया कि मेरे घर के अंदर कोई घुस गया है और अगर मेरे घर के अंदर घुस गया है कोई तो उसको निकालना पड़ेगा और वो मेरा हक है कि मैं उसको निकालूं। तो आज मेरे मोबाइल पे वो सारे एसएमएस है। तो ये लड़के लोग वहां पर गए, उन्होंने वहां की जो वॉचमैन वगैरह थे उनके साथ में थोड़ा सा इनकम हुआ, हमारे वॉचमैन उसके अंदर डाल दिए, उनके वॉचमैन बाहर निकल गए और कब्जा जो है वो रातों रात वहां का निकल गया। और इसी तरह से खुशकिस्मती से हम लोग को कोर्ट में मैटर पे हम ही लोग जीत गए और इस तरह से आज वो कम से कम 500 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है जो बैंगलोर में चल रहा है। तो साहब के बारे में क्या बताए, साहब तो ऐसे है हमारे समाज के बेसिक डायनामिक और कोई वर्ड नहीं है उनके लिए। और जैसे कि आशीष साहब है हमारे, सुबह चंद्र राम जी है, ये हमारे देश की ऐसी धुरा है जिनके खानदान के ऊपर वाकई समाज की बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अपनी नौकरी को देखते हुए समाज के लिए आशीष जी भी बहुत सारा काम करते हैं। और जैसे कि हर्षदीप कांबळे जी आने वाले थे, वो भी तो मतलब यूथ के प्रेरणा बने हुए हैं। मतलब अगर हम देखते हैं तो हमारे लीडर लोग जो थे वो सिर्फ सामने वालों को गाली देने वाली बातें करते थे स्टेज पे जब भी जाएंगे बस, लेकिन गाली देने से समाज आगे नहीं जाएगा। समाज को क्या चाहिए, हमारे यूथ को क्या चाहिए, जो उनको चाहिए तो ये लोग दे रहे हैं। तो इसके लिए इनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। Jai Hind. After 33 years, when you retire, I can imagine what must be going through his mind. It's not easy to retire for a person who is continually working 13-15 hours a day without even taking weekends. I have come to know Mr. Ram for many years now, almost 2-3 decades since I have been working in this area of social service. And he has been a leader for us, all of us who have been working in this area. He is also a person who is very, very humble. You can never see him telling anyone in even higher tone. We have learned a lot from you, sir. And you have been a friend, a philosopher, a guide, and a person we all look up to. And that is what I think every leader has to be. He is an economist. Each time we meet him, he has a new perspective, not only for his department, which is of course he should have, but also for the country and how he has to take India forward. And if India moves forward, then the society which he works for, the part of the society he works for, that will move forward. He has always given a lot to the society, never expected back. So I am delighted that he has a fan following, as Kalpana Tai said, that whenever we go with him, it is thousands of people. And today also, we can see despite Corona, all of you have come. That is your love and affection for a leader like him. He is very far-sighted, and good thing I think for all of us in Mumbai is that when I asked him today, where do you plan to retire, where do you want to go and stay, he said, no, I am going to be here, don't worry. So I think this is what I call a flavor of the farewell that we are giving him. When this Corona time is over, we will have a larger farewell. So sir, take this as a token farewell from all of us, and not the full farewell. And I am sure everyone will agree that this is interim. So take it back. I think many people have been told not to come today. So my request is that you go back, tell your friends that we have one more party to come.
and where we will have Harshdeep also, who is a great friend. So thank you very much for calling me. It's an honor to be here to meet farewell to a dear friend and a leader. Thank you very much. दिल में अपनी कार्य से, अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य को निभाते हुए घर बनाना ये बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को रामदेव बापू ने अंजाम दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर यहाँ हमारे कुछ लेडीज गवर्नमेंट कुछ महिलाएं हैं, अक्सर कहते हैं कि बेटी जब घर से बाहर जाती है तो घर के लोग और मां होती है, लेकिन जब एक कर्तव्यदक्ष ऑफिसर जो देश के लिए काम करता है, जब वो अपने घर से ड्यूटी पे जाता है, ड्यूटी को समाप्त करके अपने फर्ज को निभा के घर वापस लौटता है, तो डिपार्टमेंट और समाज के आंखों में आंसू होते हैं। जिस तरह से दुल्हन की जाते समय मां जाती है। सूरत में हमने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस रखा था। गुजरात का जो सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पे केबीसी का पहला प्रोग्राम हुआ था, लाखों लोग वहाँ पे आए थे। वहाँ पे भी कम से कम 40 कंट्रीज से अलग अलग डिग्निटरीज आए थे। वो प्रोग्राम के होस्ट भी सुभाष चंद्र राम सर थे और बहुत सारा काम उन्होंने किया था और पूरी दुनिया में वो प्रोग्राम का बहुत वाहवाही हुई थी, बहुत सारा उसको एप्रिसिएशन मिला था। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हमेशा नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क पे ध्यान देने वाला ये ऑफिसर आज चाहे तो हजारों करोड़ का मालिक हो सकता था। आप सब लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पर जब मैं सर के घर पे गया था तो वो खानदानी रईस है, आपको बहुत कम लोगों को पता है। इतनी बड़ी कोठी है कि वो कोठी की कीमत कई करोड़ों में होगी। घर के इतने अमीर हैं, एक भी पैसा कभी उन्होंने ये नहीं किया, पर अपने जेब से जब पॉसिबल है, जब किसी को सहायता चाहिए उन्होंने अपने जेब से पैसा निकाल के सोशल काम के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट किया है। मुझे आज बहुत सारी बातें कहनी है, बट दोस्तों बहुत कम समय है। बहुत दुख होता है इस बात का, कुछ बातें उनको लेके जब मुझे पता चला कि उनकी ट्रांसफ़र लास्ट के 3 महीनों में तमिलनाडु में की गई, तमिलनाडु के किसी कोने में। जनरली आप सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, लास्ट के 2 सालों में किसी की ट्रांसफ़र होती नहीं है। सर आप भी जानते होंगे, 1 साल में तो करते नहीं है, फैमिली के साथ रहने देते हैं। बट आखिरी 3 महीने बचे थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ, हमको बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या कारण है कि शासन को प्रशासन से इतना डर लगता है? हम सोचते हैं हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका। इनमें बहुत होड़ लगी रहती है, हमसे अच्छा कौन। बट जब कोई प्रशासन का आदमी शासन से उभर कर ज़्यादा अच्छा काम करने लगता है तो शासन में बैठे हुए लोग उनको सजा दिखाने के लिए शायद किसी को डर लगता है कि ये आदमी कहीं, इनका कद छोटा है पर इतना कहीं बड़ा ना हो जाए कि हम भी इनके सामने छोटे दिखे। तो लास्ट के 3 महीने में मैं बोलता हूँ सर ये आपको सजा के रूप में दिया है। यही आपका अगर रिटायरमेंट ये आपके अहमदाबाद में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहीं पे होता, या सूरत में होता, तो बॉम्बे में होता, तो मैं मानता हूँ जो आदमी ने लाखों की सवाई की है वो आदमी के सेंड ऑफ पे हजारों के 10,000 1 लाख के करीब लोग सेंड ऑफ में आते हैं। बट सर हम लोगों का ये वादा है आपसे, आज का तो आपका ऑफिशियल प्रोग्राम है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है हम लोगों के ऊपर, बट आप जब इस ऑफिशियल प्रोग्राम से बाहर जाएंगे तो मैं ये आज ऐलान करता हूँ कि हर जिले में आपका प्रोग्राम होगा, हर स्टैंड अप आपकी इसमें पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, क्योंकि ये आदमी ने इतना काम किया, हजारों भाषण दिए हैं। बहुत सारे लोग खाली भाषण देते हैं बट राशन नहीं देते कभी। ये आदमी भाषण भी देता है, ये राशन भी देता है। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इतने बड़े पोस्ट पे पैसा हुआ आदमी कभी इंस्पेक्टर को गले नहीं मिलाएगा, कभी किसी गरीब को गले नहीं लगाएगा। बट ये आदमी जब भी कॉमन मैन में जाता है हर एक आदमी को गले लगाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार, कभी इसके मन में ये नहीं आया कि मैं प्रिंसिपल कमिश्नर हूँ, इतने छोटे आदमी के साथ में कैसे गले मिलूं। ये इनकी खासियत है। और ये सब करने में जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब सोशल वर्क करता है तो वो अपने फैमिली का जो टाइम है वो निकाल के वो सोशल वर्क में डालता है, क्योंकि गवर्नमेंट काम में तो दखल अंदाजी कर ही नहीं सकता, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। बट बचा हुआ जो फैमिली का टाइम है वो निकाल के वो समाज में डालता है। बट हम में से बहुत कम लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता है।
आज जो भी कुछ टाइम उन्होंने अपने समाज के लिए दिया है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है एक बार उनके फैमिली के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि भाभी जी आपने उनको समझा नहीं होता, आपने उनको टाइम नहीं दिया होता। मैं सोशल वर्क 20-25 साल से करता हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे जब मुझे बिना बुलाए सो जाते हैं, मैं आने का राह देखते सो जाते हैं, बीबी को लगता है कि आदमी करता क्या है बाहर, कहाँ जाता है, तो उनको हम टाइम नहीं दे पाते, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने जो सगे वाले हैं उनको नहीं देते। सर मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूँ कि आपने अपनी फैमिली कुर्बान कर दी, आपके रिश्ते कुर्बान कर दिए, और बाबा साहब शिवाजी महाराज, फुले, इनके विचारधारों पे चल के आपने खुलेआम बेडर होके, बेबाक होके बाबा साहब का मिशन जो आगे चलाया है, ऐसा ही ये मिशन आप आगे चलाते रहे। मैं तो मानता हूँ सर आपके पास अभी भी 20 साल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आदमी का एवरेज लाइफ 79 ईयर्स है। आप तो 100 साल जी हम चाहते हैं, पर कम से कम 20 साल और हमारे पास है, जब सुभाष चंद्र राम सर एक्टिव होके समाज के लिए काम करेंगे और हम सभी लोग उनके साथ आके इनका ये जो कारवा है ये आगे लेके जाएंगे। पतंजलि साहब ने आज इतना टाइम दिया, कोई भी इतना बड़ा ऑफिसर आके ये प्रोग्राम में इतना टाइम बैठता है, तो मैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली बोलता हूँ, और मुझे आपने बुलाया और यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं पहला आदमी पूरे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि 33 साल की सर्विस में मेरे 24 बार ट्रांसफर हुए। मैं भोपाल गया 10-15 दिन के बाद जो इंदौर आया, 11 महीने के बाद जब खंडवा पोस्टिंग हो गई, खंडवा के बाद जैन पोस्टिंग हो गई 21 साल में, 11 महीने के बाद ही। फिर उसके बाद वहाँ 4 साल रहा, वहाँ से सागर से जबलपुर, जबलपुर से राजकोट, राजकोट से गांधीधाम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो विलेज है, डिपार्टमेंट का जो विलेज होता है वहाँ मेरी पोस्टिंग होती रही, और मैं आराम से जब पोस्टिंग चला जाता था। आपने देखा होगा पूरी ज़िंदगी में, पूरे करियर में मैं कभी हेडक्वार्टर में जाकर रिक्वेस्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। कभी चीफ कमिश्नर, कोई कमिश्नर के पास कभी लेने जाके मेरी पोस्टिंग यहाँ करते वहाँ करते, जहाँ करते वहीं चले गए, जहाँ भी किया वहीं चले गए। छोटे छोटे जगह पे जो डिस्कार्डेड जगह जहाँ आईआरएस पोस्टिंग नहीं होती वहाँ भी कर दिया, हम चले गए। राजकोट से घटिया जगह से कहते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से गांधीधाम पोस्ट कर दिया, इतना जगह जहाँ ACIT बैठते थे वहाँ भी चले गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कभी मांगे नहीं। वैसे ही जो है रिटायरमेंट के 3 महीने पहले मुझे सेलम पोस्टिंग की। हाँ, तो हमारे बोर्ड के बहुत अच्छे करीबी हमारे मेंबर, नाम तो नहीं बताऊंगा, उन्होंने क्या सोचन हाउ कम कि आपका सेलम हो गया। हमने कहा सर आप तो बोर्ड में बैठे हुए हो, बोर्ड के मेंबर हो, ऐसे क्या बात कर रहे हो, पता नहीं बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ऐसे कैसे हो। हमने कहा हो गया, मुझे पता है कि मेरा ट्रांसफर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो कारण है सुभाष चंद्र राम लिखा हुआ है ना, नाम बड़ा अजीब है, तो एक तो यही काम है, और दूसरा ये है कि मैं सोशल वर्क करता हूँ, तीसरा ये है कि जब मैं बोलूँगा तो ठीक से बोलूँगा, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। चौथी बात ये है कोई अपनी निजी हजूरी नहीं है, और पांचवी बात ये है कि मैदान जंग में हम भी हैं, जब मैदान जंग में कुछ और भी लोग हैं, आमना सामना है, तो मैं ट्रांसफर कर दूँ, कोई बात नहीं। आपके पास जो है वही दोगे ना, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। मान लो किसी के पास बदबू हो तो खुशबू कहाँ से दे देगा, और जिसके पास सिर्फ खुशबू ही हो तो बदबू मांगो में तो नहीं दे पाएगा। तो जिसके पास जो होगा वो देगा, जिसके पास मान लो निगेटिविटी हो तो पॉजिटिविटी कहाँ से ला के दे देगा। जिसके पास ये होगा भाई रिटायरमेंट से 2-3 महीना पहले ही सेलम भेज दो, तो भेज दो, उसमें मेरा क्या है, आप भेज दो, आपने आपके पास जो है वो दे दिया आपने, और मेरे पास मेरी क्षमता थी, मेरी कैपेबिलिटी थी, तो मैं जाकर सेलम ज्वाइन करके आराम से हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके पास जो है वही देगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सेलम पोस्टिंग हो, इंदौर उज्जैन, जहाँ पोस्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट में काम करना, बड़ी मेहनत से काम करना, लगन से काम करना है। कुछ चीज़ें जो आप लोग बता रहे थे शायद पतंजलि साहब को नहीं मालूम है, हमने इस देश में जो कंट्रीब्यूट किया अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ IRS में, अभी कोई IRS में पैदा नहीं हुआ है। मैं जब नेपाल का संविधान लिखा जा रहा था तो मुझसे 3 चैप्टर लिखवाया गया, कौन IRS में पैदा हो जाए नाम बता दें। दूसरी बात बता रहा हूँ, अमेरिका में जब एक सेपरेट इंक्वायरी हुई थी बेस्ट जो है इंडियंस के विषय में, मैं सूरत में एडिशनल कमिश्नर था, वहाँ इनके NGOs हैं यूएन के, बेस्ट सेलिब्रेटेड या मोस्ट जो है सेलिब्रेटेड या मोस्ट जो है कॉम्पिटेंट या बेस्ट जिसका मार्केट में सोसाइटी में बड़ा रेपुटेशन ऐसे अफसरों की लिस्ट बनवाई। 2 IAS ऑफिसर थे गुजरात काडर के, और IRS में मेरा नाम प्रपोज हुआ, फिर एक इंक्वायरी वैलिड इंक्वायरी की। बाद में यूनाइटेड नेशंस से
अप्रूवल मिलने के बाद यूएनओ 2006 अवार्ड मुझे मिला है। कोई IRS में पैदा नहीं। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, जानबूझ के इसलिए बोलना है कारण की वजह से। कभी कभी 100 सालों के इतिहास में अभी IRS में कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको यूनाइटेड 2006 अवार्ड मिला। मैं बोलना चाहता हूँ आखिरी में 1-2 मिनट में कि ऑफिस के जो काम है वो इम्पोर्टेंट है। पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ ऑफिस का काम हमें करना है। देश की जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना, बड़ी निष्ठा, बड़ी लगन, बड़ी डिवोशन के साथ, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी, जिसकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वो कितना करता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात समझी थी कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी को लेकर उज्जैन में झुग्गी झोपड़ी हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, शाम को मैं परिवार के स्कूटर से सीधे पीछे निकल जाते थे और झुग्गी झोपड़ी में जाते थे, उनके साथ बैठ जाते थे, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो वहाँ इकट्ठा होने के बाद पता लगा कि वहाँ जितने बेवड़े हैं, शराब पीने वाले, दारू पीने वाले, वो पी के और गाली गलौज मार के बहुत कोशिश करते थे। तो उज्जैन में हमने क्या किया, शुरू कर दिया मूवमेंट्स कि भाई जो है ट्रेन करना, शराब पीने की बुराई को बताना, पहुँच पढ़ाना, बीड़ी सिगरेट सब करने लगे। तो इतना माहौल बन गया उज्जैन में कि वो एक बना नया उमंग आ गया। फिर बाद में जो गाड़ी मिल गई थी वो उसमें लाल बत्ती लगी हुई थी, इनके पास DC के पास था, अखिलेश जिंदल साहब थे, तो वो गाड़ी हम मिसयूज़ करते थे, यूज़ करते थे जो भी के लिए, हम लेके चले जाते थे। जिंदल साहब रहते नहीं थे, सैटरडे संडे को बाद में सुरेंद्रपाल साहब के पास था, तो हम शाम को जो है खासकर सैटरडे संडे को वो गाड़ी लेकर झुग्गी झोपड़ी में चले जाते थे। उसका फायदा ये होता था कि लोग जो है आते थे, देखते थे, क्यूरियोसिटी पैदा होती कि भाई ये हम लोग बताते थे, देखो बड़े अफसर कैसे हुए हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, कैसे IAS बना जाता है, कैसे DSS बना जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ साहब कि उस जगह से छपड़ा की मार के थोड़ी सी आगे में जाएंगे तो वहाँ से कम 10-12 लड़के इंजीनियर बने हैं, तो आज भी ये बात कहते हैं कि वो मेरी प्रेरणा से तो पढ़ने का शौक जो बना, टीचर्स बने, टीचर्स बने हैं। एक हमारे घर पे काम करता था, बाद में जो टीचर और प्रिंसिपल होकर भी, प्रिंसिपल यही है विष्णु सुनहरे। तो ये हम लोग शुरू से ये काम करने लगे बहुत। फिर उसके बाद नागदा में मैंने जब मुहिम छड़ी थी गाँव में, एकदम जिस बस्ती में लोग जा नहीं सकते, जहाँ मतलब नाक बंद करके जाते हैं, उस जगह पर मैं गया और जाकर लोगों को बताया कि गंदे काम क्यों करते हैं, तुम्हें जब अच्छा काम करना है ना, तो सम्मान मिलेगा, खराब काम करो सम्मान नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो वो जो चीज़ें गांव में जाने लगे तो इतना लगन होने लगा। इसी के बीच में कॉन्फ्रेंस किया था उज्जैन में, ये बताना बहुत जरूरी है सबको। तो वो कॉन्फ्रेंस में संविधान के विषय में, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में मैंने करी थी। और उसके बाद IB वालों ने एक रिपोर्ट मेरे खिलाफ दिया था कि ये जो बाम से उसके बसपा बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग की है ना, राइटिंग में KD गुप्ता साहब ने मुझे लेटर दिखाया, बाधवा साहब थे, सर बाधवा साहब अभी हेडक्वार्टर में थे उस समय। हाँ, तो वो जो है मेरे पास मेरे खिलाफ IB का बड़ा रिपोर्ट, इन्होंने उज्जैन में जो है बसपा पार्टी उसका जो है कार्यक्रम किया है और सारे नेताओं को बुलाया था और इस तरह का ये कंडक्ट उसका वायलेशन। तो मुझे जो बादल साहब ने बुलाया, मैं गया, भाई तुम्हारा ये क्या चक्कर है, मैं सब क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं, ये लिया तुम्हारे खिलाफ ये है, आगे का रिपोर्ट होगा रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा नहीं इस पर एक्शन हो जाएंगे, उन्होंने दीजिए क्या है बात तो बताएं। तो उन्होंने बताया था कि ये जो है तुम ऐसा ऐसा कोई एक्टिविटीज़ किए हो और ऐसा ऐसा किए हो, IB का रिपोर्ट है और इस पर जो बड़ा एडवर्स रिपोर्ट्स है। तो मैंने ठीक है सर, तो अच्छी बात है, ये रिपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप कहना क्या चाहते हैं, कहते नहीं इस पर आपको हम लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इससे बचे रहो और ये सब चीज़ें मत करो, ये सब बातें होती। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा है कि चूँकि आप गलतफहमी में हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं जरा सी इस बात को सुझाव दूँ, KD गुप्ता साहब को ही वही बात मैंने बोली थी कि सर ऐसा है कि आपकी सर्विस कंडीशंस में और हमारे सर्विस कंडीशन में अंतर है। आपका सर्विस कंडीशन ये है कि देश के लिए अच्छा काम करना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। आपकी सर्विस में, हमारे सर्विस में एक ही बात है कि सबको डिग्निफाइड लाइफ जीना है, सुपर VIP सुपर जो क्लास 1 ऑफिस है उसको वो करना है और जो हमारी जिम्मेदारी है हम सब करेंगे। तो ये जो दायित्व आपका है वो आप निभाते हैं, वही दायित्व मेरा भी मैं भी निभाता हूँ, लेकिन आपके दायित्व आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जो है सामान्य ढंग से आए हुए हैं और हम जो है सामान्य ढंग से नहीं आए हैं, हम रिजर्वेशन के थ्रू आए।
रिजर्वेशन एक गाली है, ये रिजर्वेशन एक गाली है, ना सब्जी से लोग यूज करते हैं शब्द का। ये रिप्रेजेंटेशन है कि जो लोग कभी वर्षों से रिप्रेजेंटेशन समाज में नहीं मिला था, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि वो बैंक में जाए, टीचर बने, आई इनकम टैक्स में आए, IAS बने, पुलिस में जाए, वहाँ जाएं, ताकि इनके जो जैसे कई बार होता नहीं कि आदिवासियों का लैंग्वेज कोई समझेगा नहीं, आदिवासी जो ना रहे तो अभी जैसे वहाँ हुआ है अंडमान निकोबार में आदिवासी के लैंग्वेज तो खत्म हो गई, और एक आदमी ऐसा था जो मरे हुए को कहते थे कि 4-5 घंटे तो जिंदा करने का गारंटी रहा, उस पर रिसर्च हुए हैं, वो मर गए, उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया, और आदिवासियों का जो भाषा भी खत्म हो गया। तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो उसको समझता है, उसके दर्द को समझता है, उसके सोच को समझता है। बैंक में मैनेजर उसको लोन ही नहीं देंगे, गरीब आदमी को चला है तो लोन ही नहीं देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी, सहभागी जरूरी थी, सहभागिता जरूरी थी एडमिनिस्ट्रेशन में सब जगह। तो हमने कहा सर हम लोग जो राष्ट्रीय दायित्व है, ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अलावा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आए। हम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो गरीब समाज में जाके एक सम जो फंडामेंटल राइट्स का डिप्राइव्ड आदमी है, जिसको मौलिक अधिकारों का जिसको नहीं दिया गया है, उसके बीच में जाके उसको हम प्रेरित करेंगे, उसको जाके उसकी बुराइयों को खत्म करेंगे, उसके बीच में जाके संस्कार देंगे, उसके बीच में जाके उसका परिमार्जन करेंगे, उसके बीच में जाके उसको प्रेरणा देंगे भाई दुबई में नौकरी कैसे मिलती है, नर्स की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब जो ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन है, ये बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था एजुकेट। इसका मतलब पता है क्या लोगों ने लगा लिया सर, शिक्षित बनो, ये झूठ है। एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो नहीं होता है, कॉमन सेंस की बात है, पूरे देश में ही माना जाता है। ये मैंने शुरू की 30 साल पहले कि भैया ये मतलब नहीं है, शिक्षित बनो नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि सिंस यू हैव बीन एजुकेटेड इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू एजुकेट अदर्स। आप जब शिक्षित हो गए हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे को शिक्षित करो। तो ये नारा जो हुआ सबको शिक्षित करने का, अब शिक्षित करने का ये हालत है। आपके डिपार्टमेंट में बता दूं कि ITO से लेकर चेयरमैन तक अब मैं चैलेंज करता रहा हूँ, जो मिस्टेक करते रहे हैं आज भी कर रहे हैं, उसको मैंने इम्प्रूव किया। आप देखिए असेसमेंट ऑर्डर के आखिर में हमेशा लिखा रहता है ना, असेस जवाब 4 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 A-B-C एंड इशू पेनाल्टी नोटिस अंडर से लिखा जाता है ना। ये मैंने शुरू से ही, इंदौर से ही, स्वतंत्र कुमार साहब ने बोला था यार ये तो अच्छा लैंग्वेज लिखा, मुझे तो नहीं। स्वतंत्र कुमार साहब ने बोला था ना सर आप लोग गलत लिखते हो, तो उस तो बात वही है तो उज्जैन में मैंने इसको विजुअल ट्रेनिंग ली थी। ये जो पैराग्राफ है गलत लिख रहे हो आप लोग, ये लिखना ही नहीं चाहिए। 4 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन ऑर्डर इशू कर रहे हो SSC के अगेंस्ट में, है ना, और बाद में उसी को डायरेक्शन देते हो कि इशू 4 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B A-C एंड इशू पेनाल्टी नोटिस। मैंने इंदौर सूरत में मैंने मजाक में के CA को बोला कि ITO के खिलाफ एक लेटर लिखो, as per your direction I have charged interest under section 234B and I have also issued notice against you, है ना। हमने मजाक में लेटर लिखा, हमने कहा ये जवाब दो। मैं कैसे सर करने, ये आखिरी में क्या लिखा हुआ। ये मैं बता दूं DTRT में मैं लेक्चर दी, बॉम्बे में, लखनऊ में, दिल्ली में, NIT में गया, NIT में 2-3 बार बुलाया, 2-3 बार गया। मैंने देखा कि फंडामेंटल जो मिस्टेक्स ये इतने हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, ये इम्प्रूव करवाए। उसके बाद मैं बता दूं अपने डिपार्टमेंट में जो मौलिक बात बताता हूँ, नई बात बताता हूँ कि लोगों ने पेनाल्टी ऑर्डर की ड्राफ्टिंग लीगल करेक्टर आज तक इनकम डिपार्टमेंट में, चाहे जो प्रिंसिपल कमिश्नर बने हो, चीफ कमिश्नर बने हुए, चाहे मेंबर बने हुए, उनके ऑर्डर में दिखाया है कि देखो आपने ऑर्डर के पास किया, मैंने ढूंढा है यहाँ पर ITT से। ड्राफ्टिंग नहीं आता है, भले मेंबर चेयरमैन जो भी बन गया। पेनाल्टी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है इनकम एक्ट में कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, जो करते हैं कि डायरेक्ट करें, तो वेरी द डायरेक्शन। आप तो असेसमेंट ऑर्डर की तरह जो पेनाल्टी ऑर्डर इशू करते हैं, तो वो डायरेक्शन में आई हियर दैट डायरेक्ट द SSC टू पे बाय पेनाल्टी अंडर सेक्शन 270C within stipulated time, and this penalty order is issued under the seal and signature of them to sign today on 7th January 2021। ये कहाँ है लैंग्वेज, लीगल करेक्टर नहीं, पेनाल्टी लगा रहे हो ना किसी को, चार्जशीट इशू करो, किसी को वो आप मार रहे हो, किसी के खिलाफ क्या करो, ये ड्राफ्टिंग ही नहीं आती। आप देख लीजिए किसी का भी ऑर्डर 99 नहीं 100% लोग डिपार्टमेंट में गलतियाँ जो 50 साल से कर रहे हैं। मैंने इसको इम्प्रूव किया है, एक नहीं इम्प्रूव किया है। तभी SS खान साहब ने सुना वहाँ जब कहा था कि पहली जो किताब है
इन्वेस्टिगेशन ऑफ अकाउंट्स जो था उसको बदल के जो किया था टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो वालूफर जो पवन भाई साहब थे, सरवर आजम साहब थे और एक और 3 आदमी को मिला था, नहीं लिख पाया तो मुझे दिया था। तो फर्स्ट वाल्यूम जो एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स जो है, फिर जब मैंने लिखे 203 पे तो वही अप्रूव हुआ। के गुप्ता साहब का एक बड़ा सर्टिफिकेट है। ये पहली बार मुझे लगा कि एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे किए जाते हैं। फिर मैंने जो फार्मूला डेवलप किया, 35 फार्मूला मैंने डेवलप किया अंडर असेसमेंट, अंडर वेरिएशन ऑफ पुलिस स्टाफ। ये स्ट्रेटजी होती है पूरी इंडिया में। और पूरे DTRTI में मैंने पढ़ाई, जहाँ जहाँ मैं गया बताया कि कोई फाइल लाओ, मैं तुम्हें कंज्यूमर बता देता हूँ, कोई फाइल लाओ जिस हिसाब से आप जो भले 2 लाख का एडिशन है, क्या 2 करोड़ का एडिशन हो जाएगा। वो चीज़ें मैंने ट्रेनिंग दी है। जो हिंट कर रहे थे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ मैं साहब से कि बहुत दिनों के बाद गैप के बाद ये भी वहाँ से चले गए, हम भी दूसरे जगह चले गए, फिर आप बेंगलुरु में रहे, करते करते आ जाए हैं। पंजी साहब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत अच्छे। हम लोग इंदौर में रहे हैं, खंडवा, भोपाल में चाय पिए साथ में, चाय लेने देने का काम चला है। तो मेरा सौभाग्य है, आई फील प्राउड ऑफ दिस मोमेंट कि पतंजलि साहब जो है हमारे फेयरवेल कह लीजिए, चाहे मस्जिद जैसे हमारे हैं, तो आपके सानिध्य में, आपके उसमें। और आप लोगों की जानकारी से बता दूं कि पतंजलि साहब आई कैन वाउच इट, दिल के बहुत लार्ज हार्टेड जिसे कहते हैं, दिल और दिमाग के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आप कभी भी इनको प्रेजुडिशियल नहीं पाएंगे, कभी भी इनमें बायस नहीं पाएंगे, कभी भी इनमें आपने जो किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं पाएंगे, कभी भी इनमें कोई हिच नहीं पाएंगे। बहुत खुले मन के, बड़े सहज मन के, बहुत विनम्र स्वभाव के रहे हैं शुरू से ही। सब लोग बहुत तारीफ करते थे। इसके सिवा से सब एक हम लोग जेसी हुआ करते थे, उस जमाने में DC होते थे। पतंजलि साहब के नाम के जमाने थे, बहुत बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से जो है पतंजलि साहब हम लोग को बहुत हुआ करते थे, बहुत प्यारे पतंजलि साहब। तो आपका हमारा सबका सौभाग्य है कि बॉम्बे में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पतंजलि साहब हैं, इनके नाम से और अंत में इतनी भूमिका हो गई। अंत में हम इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई फील highly obliged that I have been felicitated that too in this August House and under the auspices of IT Seva Mumbai. It's a really privilege for me to be associated with department, to be associated with IT Seva, and I am really I feel thrilled to see the faces to whom I have here taught, and the faces with whom I have long association, and the friends like Vijay ji, Janbandhu, Suresh Kamble ji, and Nit Naure ji. There are so many great persons like देवेंद्र यादव जी, एक बहुत बड़े बैरवा साहब, सब रेलवे से आए हुए लोग हैं। और बहुत सारे हमारे एक्टिव, बहुत सारे लोग देखिए, एक बड़ी हस्ती हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और डॉक्टर विजय कदम साहब डेंटिस्ट हैं, बहुत रिनाउंड डेंटिस्ट हैं, लेकिन सोशल वर्क में जो है काफ़ी लगे रहते हैं। सोशल वर्क का मतलब हम लोग बता दें सर कि सोशल वर्क का मतलब हमने जो बताई कि देश में एकेडमिक एजुकेशन तो है, सोशल एजुकेशन है ही नहीं। न एटिकेट्स है, न मैनर्स है, न सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, न बंधुत्वता है, न फ्रेटर्निटी है, न मैत्री भाव है, और न ही लोगों में एक दूसरे को, मतलब दूसरे को सपोर्ट करने की सेंस जिसे कहते हैं, कोऑपरेटिव सेंस ही नहीं। तो सोशल एजुकेशन यहाँ से शुरू होता है। और दूसरी बात जो अभी किसी ने बोला था मेरे स्पीच में कि आर्टिकल 338 पे मेरे 100 से ज़्यादा लेक्चर हुए हैं, तो मैं इसलिए इन्होंने लिखा, सही लिखा है या सुना है। यूनिवर्सिटी में मैं गया कई जगह, मैं यहाँ विधानसभा में MLA को 2-3 साल पहले उन्हें ट्रेनिंग दी, 4 साल पहले देवेंद्र फडणवीस साहब की जो सरकार बुलाया था, भाई आप जरा सा क्यों कोई ऐसे सुनते कि क्वेश्चन हाउस में, और बजट पर था कि बजट में मेंबर्स को कैसे पार्टिसिपेट होना चाहिए, बुलाया मंत्रालय में। बहुत खुश हुए लोग, 4-5 घंटे थे उससे। उसमें एक बात मैंने कही थी जो पूरे देश में अभी ये गूंज मची हुई है, मान रही हमको पता है कि आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट विल इंश्योर न्यू सोशल ऑर्डर। इस संविधान में लिखा हूँ, अपने घर से बात नहीं कर। अब मैंने पूछा कि न्यू सोशल ऑर्डर, नया सामाजिक व्यवस्था, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर कभी कोई असेंबली में डिबेट हुआ क्या, पार्लियामेंट में डिबेट हुआ क्या, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुआ क्या, कोई सेमिनार में हुआ क्या? नहीं, लेना न देना।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट विल इंश्योर न्यू सोशल ऑर्डर जहां सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस विल बी इंश्योर्ड। यह आश्चर्य की बात है। दूसरी बात आपने कहा ट्राइबल सोसाइटी की। सर मेरे स्पीच के बाद जो है मैं त्रिपुरा में बोला था और असम के और आंध्र प्रदेश के 5-6 स्टेट के लोग आए थे। ये 10 साल 15 साल पहले की बात। वहाँ के 2 CM डिप्टी CM थे, 2-4 मिनिस्टर्स थे। जब मैंने उनको बोला कि आप शेड्यूल 6 को समझते ही नहीं। शेड्यूल 6 में आपको ये पावर दिया गया है कि अपने एरिया में जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ ऑटोनोमस जो है आप परिषद बना सकते हैं। ऑटोनोमस परिषद बनाने के बाद उस जगह पे आप टैक्स लगा सकते हैं, आप होटल खड़ा कर सकते हैं, आप उस पूरा लैंड का ओनरशिप अपने पास रख सकते हैं, उसके लिए आप कानून बना सकते हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स बुला सकते हैं। मतलब वहाँ अपना एक देश है आपका। देश में एक देश संविधान ने इसलिए दिया है कि गरीब से गरीब आदमी भी वो चाइना उधर ना सोचे। इन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आपको जो पावर दिया है कि भारत के आप जो है आप एहसानमंद रहें और भारत से कैसे अपने देश से जुड़े रहें, इंटीग्रेटेड रहें। इतनी बड़ी व्यवस्था जो है भारत के संविधान में, भारत के महापुरुषों में 283 लोग हुआ करते हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के आपको जो पावर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में कि आप अपने स्टेट में ही इंडिपेंडेंट स्टेट बना के, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना के आप अपना डेवलपमेंट चौड़ा जमीन से आसमान पर ले जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि वहाँ के लोगों ने फिर इसके बाद जो मुझे दूसरे दिन रोका, 5 घंटे मैंने रिसर्च किया। उसके बाद जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं, असम में और त्रिपुरा में 2 ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने पास करवाया, उसके प्रेसिडेंट पास हुआ लोकल बॉडी की, फिर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। बहुत सारी हिस्ट्री उसको छोड़ दीजिए, मैं ड्राफ्टिंग करता रहा बैठे बैठे, करवा के सब करवा दिया। आज सबसे अधिक IAS, IPS, IRS या सिविल सर्विसेज में बच्चे जो आ रहे हैं असम से थोड़ी ही दूर पर, गुवाहाटी से थोड़ी दूर पे, हार्डली 60-70 किलोमीटर दूर पे वो ऑटोनोमस जो एरिया है वहाँ जो है एजुकेशन हाईएस्ट जो बच्चे जो है स्कोरर और हाईएस्ट जो है संख्या जो है वहाँ हो गया है, क्योंकि ऑटोनोमस हो गया। मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कितना पावर संविधान ने दिया हुआ हर गरीब को आगे बढ़ने का। लेकिन गरीब को जानकारी नहीं होगी, लोगों को जानकारी नहीं होगी तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? वो बोझ बने रहेंगे सरकार पे। आज बोझ बनने का मतलब तो भीख मांगो, भीख माने हमको जो है मकान दे दो, हमको दुकान दे दो, तो हमको ये दे दो, हमको राशन दे दो, तो हमको पानी दे दो। तो हमने कहा कि जब व्यवस्था अच्छी दी गई है तो व्यवस्था को समझो तो सही, ये समझ नहीं। इसलिए मैंने बात छेड़ दी कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई तुम एजुकेटेड लोग हो गए तो एजुकेट करो। वो हमको लिए थोड़ा बोला था, एक जाति विशेष के लिए थोड़ा बोला था, वो तो पूरे इंडियंस को बोला था कि भाई जो आदमी अच्छा हो गया, एजुकेट हो गया है तो समाज को एजुकेट करो, जानकारी दो। अब लोग जो जानकारी छुपा रहे हैं या ये जो संविधान में जानकारी रखी गई है उसको कोई नहीं बताता, यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो अपराधी हुआ ना, वो तो संविधान का अपराधी है, वो छुपा रहा है इस चीज को। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सेमिनार में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, जहाँ भी उसको बताओ तो सही, चर्चा तो करो, समाज को, देश को आगे ले जाने का और क्या तरीका है। इसमें कोई पक्षपात नहीं, इसमें कोई जातिवाद नहीं, इसमें जो है ये वाला वो वाला नहीं, ये वर्ग वो वर्ग है ही नहीं, वर्ग ही कहाँ है। ये तो ये है कि जहाँ जैसा ड्यू है उसको दीजिए। तो जब मैंने देखा कि बड़ा मुश्किल है कि एजुकेटेड आदमी भी अनएजुकेटेड है, वो भी जो लिटरेट है, इलिटरेट है, उसको भी जानकारी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी बात लिखी गई है, मैंने 8-10 जजेस से डिस्कस की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स, नाम नहीं लूँगा पब्लिकली, उनसे मैंने डिस्कस किया। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ, ही वॉज नॉट अवेयर। अब मैं वही डिस्क्लोज करता हूँ, आप देखेंगे कि इतनी बात बता के जा रहा है। लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लोग जानते ही नहीं। सभी लोग डेमोक्रेसी 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 10 बार यहाँ बोल चुका हूँ, फिर बोलूँगा याद रखने के लिए, अदरवाइज बोलने की जरूरत नहीं थी। 10 बार भारत के संविधान ने भारत को डेमोक्रेसी दिया, लोकतंत्र दिया, लोक सत्ता दिया, प्रजातंत्र दिया, ये दिया है। मैंने कहाँ दिया भाई, मेरे कहाँ लिखा हुआ है? तो नहीं, तो क्या बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। नहीं तो दुनिया की डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, कमाल है, इतना सेंस। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into
सोवरीन, और आखिरी में 2 छोड़ दीजिए जो बाद में जोड़ा गया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, उसको छोड़ दीजिए। सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिखा हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाना है। लोगों ने डेमोक्रेसी तो पकड़ लिया, रिपब्लिक छोड़ दिया। इसीलिए देश में रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट आया नहीं कभी। और डेमोक्रेसी में जो ऑटोक्रेसी हो गया तो वोट जिसके पास हो जाएगी वो अपने हिसाब से सत्ता शासन चलाएगा। तो जब आपका सर ही काट दिया गया है और घर लेके पूछ लेके पड़े हुए हैं, पूछो कि किसका पूछ है तो पूछो, कोई पूछो तो शेर बताएगा, कोई हाथी बताएगा, कोई कुछ बताएगा, पूछ लेके पड़े हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसीलिए जो आप देखेंगे भारत का नाम जो नक्शे पर वर्ल्ड में कहीं नहीं जाएंगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। पासपोर्ट में देखिए तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है पासपोर्ट में। हम सब जगह लिखे हुए लेकिन उसके सेंस को नहीं समझे। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इनकॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस। यस है, मैं तो चैलेंज करता रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि कहाँ जानकारी बताओ। मैंने जो इंडिया की सबसे बेस्ट बुक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस जो जिसको रिफर करते हैं, वो है प्रोफेसर डी बसु का किताब। डी बसु की जो 3 या 4 वॉल्यूम है, उस पर जो है एक एक शब्द पर जो उन्होंने 10-10, 20-20 पेज लिखा हुआ है पूरे वॉल्यूम में। मैं पूरा ढूंढता गया फर्स्ट वॉल्यूम में ही 100 पेज तक जो है उन्होंने वी को डिफाइन किया, सेकुलर को डिफाइन किया, सोशलिज्म को डिफाइन किया, सब डिफाइन किया है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सब डिफाइन किया है। लेकिन डेमोक्रेसी भी डिफाइन किया, रिपब्लिक कहीं लिखा ही नहीं। ये डी बसु की किताब की बात कर रहा हूँ, जो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिफर करके जजमेंट देते हैं। वहाँ जो है मैंने देखा उसमें भी नहीं है किताब, यहीं ऑफिस में मंगा गया, वहाँ भी रिपब्लिक को डिफाइन ही नहीं किया। तब जो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मुझे किताब लिखनी पड़ गई, अभी मैंने इसी कोरोना में लिखी है कि ये जो चीज़ें छुपी हुई हैं, ऐसे एक नहीं है, ऐसा 150 है। 150 मैंने पॉइंट्स निकाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 39C कहता है कि स्टेट विल इंश्योर दैट वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज of the country is not concentrated, otherwise it would be detrimental to the interest of common people। तो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए सिस्टम दिया हुआ है, और हम जो वेल्थ को कंसंट्रेट करने में 10 रिवर्स में जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सही जानकारी न मिलने की वजह से जो है देश में सत्यानाश होता रहा है आज से नहीं 10-20-25 सालों से। और मैंने खुलेआम इसको बोली है और ठीक से बोली है। यही बात जो है कुछ लोगों को बुरा लग गया था, कुछ लोगों को जब बुरा लग गया था तो जब ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी तो इसको किसी ने उठाया, उन्होंने कहा कि इसको भगाओ, ये यूपी में तो कहीं हो सकता है नेता ना बन जाए। ये है मामला सेलम में ट्रांसफर करने का। मैं कोई बात नहीं, मैं तो कुछ चला गया है ना, जहाँ भी जाओ वो कहते हैं ना कि ये मैं वो सूरज हूँ न डूबेगी जिसकी किरण, शेर याद पड़ गया कि मैं वो सूरज हूँ न डूबेगी जिसकी किरण, शाम होगी तो क्या सितारों में बिखर जाऊँगा, शाम होगी तो क्या सितारों में बिखर जाऊँगा। इस शेर का बहुत पहले लिखा हुआ है। ये इसलिए कह रहे हैं कि इतने लोग चाहने वाले हैं पूरे देश में, चारों तरफ हैं, तो आदमी जो है चाहे वो सेलम में रहे या इलाहाबाद में रहे या पुणे में रहे या बॉम्बे में रहे, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। मैं वहाँ भी गया, यूनिवर्सिटी में गया, बहुत खुश हो गया, यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, सीरीज शुरू हो गई। रोड में गया, वहाँ जो पेरियार साहब के बेटे से मुलाकात हुई, बसंत साहब से, फिर तो वहाँ इतना कारवां हो गया कि मुझे वहाँ से आने में भारी पड़ रहा है। उन्होंने साहब अभी प्रोग्राम मैंने दिया कि मैं आ रहा हूँ, इतना खुश, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रांसफ़र करने वाला आदमी की इतनी सोच होनी चाहिए कि भाई रिटायरिंग के टाइम पर 2-3 महीने में या तो बॉम्बे दे दो जो मेरा रिक्वेस्ट प्लेस है, या जहाँ वहाँ कंटिन्यू करो। लेकिन नहीं साहब, तो सेलिंग कर देना, तो भाई कोई बात नहीं, आपके पास जो होता दे दिया आपने। हाँ, मैंने बोला ना कि जिसके पास जो होता वही देगा ना। हाँ, जिसके हाथ में, शरीर में, दिमाग में बदबू होगी तो खुशबू कहाँ से दे देगा। तो जिसके पास जो होता वो देता है। ये ज़िंदगी फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़िंदगी भर याद रखना, ज़िंदगी भी याद रखना, हमेशा याद रखना। एक हमारे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, जिसके पास जो होगा वो देगा। आपके पास गाली है तो गाली दो, आपके पास इत्र हो तो इत्र लगाओ, जिसमें खुशबू हो खुशबू देगा। आपके पास अच्छे भाव होंगे तो अच्छे भाव देंगे। आपके मन में, दिमाग में हर जगह सड़ा हुआ गंदगी होगी तो आप गंदगी के अलावा देंगे क्या? तो उससे आगे उठ ही नहीं सकते। तो ये बेसिक बात ह्यूमन साइकोलॉजी का, और मुझे इस बात को शेयर करने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम लोग जो है सर्विस में दिलेरी के साथ पूरे काम किए हैं। मन साफ रहा है, कॉन्साइंस साफ रहा है, इरादे साफ रहे हैं,
बोल्ड डिसीजन लिया है। लोग अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से या अपने क्रिमिनल माइंड की वजह से नुकसान करने की कोशिश करते हैं, वो करते रहें, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छे हूँ तो अच्छा हूँ, ये मेरा कंसाइंस मुझे कहता है, और मैं जंग जीतता रहा हूँ हमेशा मज़े मज़े लेके। इसीलिए मैं कभी उदास नहीं रहा, कभी चेहरे पर सिकन नहीं रही, और इसीलिए किसी ने मजाक में बोला नहीं कि सब लगता नहीं कि रिटायर्ड हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन यस आई फील प्राउड। क्या है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहो, कोई मुसीबत कोई ऐसी बात नहीं आती है चली जाती है। बुद्ध ने कहा था कि आप जो कुछ भी है ना, जो उत्पत्ति आपकी, वो आप अपने विचारों का प्रतिफल, जो आपके थॉट हैं उसी के प्रतिफल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके थॉट में जितनी परेशानी होंगी आप उतना शारीरिक रूप से बीमार होते जाएंगे। तो ये फार्मूला ये सीखना है, और हमारा आपको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को सम्यक रखें, परफेक्ट रखें, साफ सुथरा रखें, हंसी और खुशी से मिलते मुलते रहें, लोगों को मैत्री भाव से जोड़ें। दुनिया में एक ही सबसे बड़ा फार्मूला है जोड़ने का, उससे बड़ा कोई फेविकोल नहीं है। वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे को सम्मान देना सीखो। सम्मान लेने की बात छोड़ दो, खाली जो दूसरे को सम्मान देना सीख लो, आपको 100 गुना सम्मान मिलेगा। एक ही फार्मूला, एक ही फेविकोल, यहाँ से लेके हमें आपको जाना है। बस एक जीवन में सीख लीजिए कि ये मत सोचिए कि हमको यार सम्मान नहीं मिलता है, हमको उधर बैठा दे, इधर बैठा दे, नीचे बैठा दे, ऊपर मत। आप दूसरे को खूब सम्मान दो, वो उसका मन जो है आपको सम्मानित करेगा। नहीं साहब ये बढ़िया आदमी है, बेसिक फार्मूला है। कभी मत उम्मीद करो तो दूसरा मुझे सम्मानित करेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपके प्रति आभारी हूँ, IT सेवा के प्रति आभारी हूँ, विशेष रूप से पतंजलि साहब के प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे धैर्य से सुना। और मेरा फेयरवेल इतने दिनों के बाद या 8 दिन के बाद कर रहे हैं, मैं जरूर करता हूँ। इस कार्यक्रम में सुभजन राम साहब का ये जो फेयरवेल हमने ऑर्गेनाइज किया है IT सेवा की तरफ से, उसमें जो शरीक हुए हैं चीफ कमिश्नर पतंजलि साहब, यहाँ पर आए हुए एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन, एक मॉडल बिजनेस वूमन कल्पना सरोज जी, IT सेवा के प्रेसिडेंट रामटेके जी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान जी, जो चले गए, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, और आप सभी दोस्तों। मैं सुभजन राम साहब को एक ऐसे आदमी के रूप में जानता हूँ जो इस देश से बहुत प्यार करता है, जो इस देश के संविधान से बहुत प्यार करता है, जो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है, और जो इस देश के हर समाज से बहुत प्यार करता है। ऐसे एक जांबाज सिपाही के रूप में मैं सुभजन राम साहब को जानता हूँ। उनका जो काम है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, जब वो अपने भाषण में बोल रहे थे तो बहुत अच्छी बात उन्होंने एक बोली कि नौकरी करते वक्त सोशल काम एक जगह पे है, लेकिन नौकरी करते वक्त नौकरी में भी कैसे हमने एक आउटस्टैंडिंग रहना चाहिए, वो भी बात उन्होंने बोलते बोलते कहा है। मैं भी हमेशा यही बोलते रहता हूँ, क्योंकि हमारी सर्विस तो रहती है, लेकिन उसमें से भी इफ़ वी हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट देन वी कैन स्टिल गेट टाइम फॉर, हम जो कुशल कर्म की बात, हम जो बुद्धा की बात यहाँ पर सुभजन राम साहब ने कही, तो कुशल कर्म के लिए हमें काफ़ी टाइम मिलता है, तो वो हमने निकालना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉब। अभी आप सभी लोग यहाँ पर ऑफिसर से IT सेवा से जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये मैं भी ऐसे ही बोलते रहता हूँ। बहुत सारा हम लोग जब भी मिलते थे तो हमेशा बातें, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने काफ़ी ये बताया, तो उनका जो मैंने बोला कि संविधान से भी बहुत प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं मतलब वो चाहते हैं कि सही मायने में इस देश में संविधान लागू हो जाए, उसके ऊपर वर्किंग हो जाए, जिसको समझ में नहीं आता उसको समझाया जाए, ऐसा काम जो है वो अविरत करते रहते हैं। और आज यहाँ पर जब हम ये फेयरवेल का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि अभी फ्री हो गए हैं, अभी और काम करेंगे। तो मतलब जो एनर्जी है उनमें, कि कभी भी हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो एनर्जी उनमें रहती है कि मैंने कभी उनको ऐसे थका हुआ देखा नहीं है। सो दिस मीन्स दैट यू आर इनरली सो मोटिवेटेड, यू आर मोटिवेट टू द कोर, वो आपके चेहरे से और एक्शन में जो है वो झलक आती है। तो ऐसे मोटिवेटेड आदमी जो है ये हजारों आदमियों को मोटिवेट कर सकता है, ऐसे भी आदमियों के रूप में मैं उनको जानता हूँ। तो ये
काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में जो है उनसे मुलाकातें हमारी होती रही है। और ऐसे सीनियर ऑफिसर्स जो है जो अपना ड्यूटी जो है, अपना कर्तव्य जो है ऑफिस का, वो पूरा करने के बावजूद भी दूसरे बहुत सारे काम जो है वो करते हैं, तो इससे एक अलग प्रकार का मोटिवेशन भी लोगों को मिलता है और उसमें फिर बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने सर्विस के बारे में उनकी काफ़ी बातें कही है, लेकिन मैं ज़्यादा उनको सोशल और दम्मकी जो काम वो करते हैं उसके बारे में जानता हूँ। काफ़ी बड़ा उनका काम है और ये आप सभी लोगों को मालूम है, तो उसके बारे में वैसे भी थोड़ा सा लेट आया, एक्चुअली आपके पहले बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन ये जो मौका मुझे यहाँ पर दिया है, मेरी बस यही इच्छा थी कि ये प्रोग्राम में जो है मैं शरीक हो जाऊँ और ये मौका मुझे IT सेवा इन्होंने दिया है, खास करके रामटेकी जी ने इनवाइट किया है, इसके लिए मैं सही में शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी जो है उनके साथ में काम करने के सर मुझे लगता है कि अभी आप ज़्यादा फ्री हो गए तो हमें भी बता सकते हैं कि कौन से आपके जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, हमें पता है कि वो रास्ता जो है वो सही रहने वाला है। उस रास्ते में हमारी कोई भी मदद लगी तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट सर। अंडर योर गाइडेंस वी वुड आल्सो लाइक टू सीक योर गाइडेंस इन आवर ओन व्हाटएवर वेंचर्स दैट वी हैव इन आवर माइंड। तो उसी के लिए भी आपका सहयोग का आपका मार्गदर्शन भी हमें लगेगा। आपकी ये जो एनर्जी है, जो मैं अभी नागपुर भी पिछले इसमें गया था तो मैं वहाँ पे हमेशा बोलते रहता हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है तो सर मैं नागपुर जाता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं नागपुर में ही पढ़ा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरा एनर्जी सोर्स जो है वो दीक्षा भूमि में है। तो जब भी मुझे लगता है कि मेरा एनर्जी लो हो गया है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और वो एक अलग प्रकार का जो है मोटिवेशन वहाँ पे मुझे मिलता है और वो लेके मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। लेकिन आप में तो हरदम ही एनर्जी के सोर्स जो है वो रहते हो, हरदम आप ऐसे ही रहो, यही मेरी शुभकामना है और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, यही मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। इसी के साथ मेरे 2 शब्द जो है मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। We are into environmental farming, which we feel can save our country and can save the world, which is essentially a no-till farm, creating forest, creating more trees, creating more food for the bees, taking care of the entire section of the poorest sections of the society. And by way of a demonstration, we have some, almost 5,000 acre of farm which has come up. Since last 2 decades, so we were doing this. Eco Task Force of the Indian Army is with us. I would take only one small example of our gifting vetiver grass. It's a perennial grass. So Eco Task Force at 8 different locations, they we gifted this grass, me and my friends together. मैं मिली-जुली ज़ुबान में बोलूँगा। तो ये जो खस की घास है, पेरिनियल घास है और धरती को ठंडा करती है, पानी को ज़मीन दोस्त करती है, गाय के लिए चारा अच्छा है, टॉप सॉइल पकड़ता है, मॉइस्चर पकड़ता है और चमत्कारी है, मैंने 10 गुना बढ़ता है। तो एक मराठवाड़ा औरंगाबाद में इको टास्क फोर्स का एक यूनिट है, among 8 different locations including in Ganga Ji, in Marathwada, in Bhati illegal mines in Delhi, in Samba, in Pithoragarh, in Kokrajhar, all these places we gifted. And it does enormous amount of carbon sequestration. 3 साल में ये जो यहाँ मराठवाड़ा की अगर बात करें 15-20 लाख, ये मैं इसलिए विस्तार से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है ये रास्ते कहीं मिलते हैं। तो वहाँ आज के दिन में ये 20 लाख जो घास है, खस की घास है, alongside we gave seed ball machines, we gave them the seed balls. तो 2500 एकड़ ज़मीन में आज के दिन में
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर धरती में डालने में 750 टन पिछले बारिश का मुकाम था। इस साल 7 गुना ज़्यादा, अगले साल 7 गुना ज़्यादा। तो आप उसको 8 से गुणा कर लीजिए, जो 8 पूरे देश में है, करीब 1400 टन। 1400 टन 3 साल में 1 लाख टन होने की संभावना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करते हैं या जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, ज़मीन मुहैया कराते हैं। तो उनके पास बेसिक चीज़ है, सिविलियंस के वश का नहीं है हमारी नदियों को बचाने का, हमारे धरती को बचाने का। वी हैव गॉन पास्ट दैट, वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आएगा, हम बचेंगे नहीं। 2050 तक 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना अवश्य भावी है। न सरकार कुछ करे, न कोई कॉर्पोरेट करे, न कोई इंडिविजुअल करे, तो इसका एक रास्ता है। आज के दिन में वहाँ तो आप समझे 3 साल में 1 लाख टन, हमारे जैसा सरीखे छोटे लोगों के द्वारा की गई पहल 1 लाख टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने की स्थिति में आज है। इतना सरल है, किसने कहा कि पर्यावरण डेवलपमेंट के खिलाफ है। आज के दिन में वहाँ पर 3 साल के अंदर पानी पैदा हुआ, 3 साल के अंदर वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वापस आ गया। इतना सरल है। तो जो बहुत अहम चीज़ है, पर्यावरण का सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? सबसे गरीब जो लोग हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और अंत में कोई नहीं बचेगा। तो मेरा ये इतने विस्तार से मैं इसलिए मैंने सुवचन से विदाई तो हमारे होते में रहते हैं, तो कभी नहीं होंगे। जो फॉर्मल ये है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी विधा मिलनी चाहिए, जहाँ अच्छी हवा हो, अच्छा भोजन हो, उनके लिए आमदनी का जरिया हो। मुझे खूब समझ में आता है। तो सिर्फ जो तलखी है वाजिब, बिल्कुल वाजिब है उसमें। और तलखी को सबसे बड़ी बात जो मैं सुवचन के लिए जानता हूँ और समझता हूँ और बताऊँ, वो तलखी को उसको एक एनर्जी के रूप में लेता है। और he has taken this to a level which I was surprised. Frankly, I was not aware that he has done so much of work on this while. I was aware of his talent, I was aware of his concern for the society as a whole. And I was aware of his social work that he was performing for some time, but it has reached to a level of where I'm sure he would be one of the true inheritors of Baba Saheb. I'm very sure of this. I have no doubt in my mind. And let us pray that our country, as Mr. Kamble rightly said, that we are a country not of the rulers and the ruled, democracy and the republic. We are a country, ancient country, and many things which are phenomenal in this country. Let's go back to the good things of life. Let's. I personally, he was sharing that I also work very closely with Ramakrishna Mission, Kabir Panthis, Eco Task Force. They are great institutions of this country. Only organized institutions of crores. I mean, Kabir Panthi would be not less than 2 crore. तो छोटा वाक्य जो ये, जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे खेत में 36 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं टेम्परेचर जाता है। तो ये कबीर पंथी थे जो 50,000 उनके फॉलोअर्स थे। महंत कहते हैं वहाँ पर, उजला कपड़ा पहनते हैं, उजले जूते। तो भोपाल से हमारे साथी गए हमारे खेत तक, कोई 140-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफ़र। और ही dazzled me with his knowledge and with his वो 500-2000 दोहे उनको याद थे, कबीर से लेकर रहीम से लेकर। तो आई थॉट कि मैं ही जानता हूँ, तो उनके सामने तो आई वाज हम्बल्ड। बहुत ही ज्ञानी। और वो जब खेत पर पहुँचे तो वहाँ तो जंगल है, 36 डिग्री टेम्परेचर, 14 डिग्री बाहर से कम।
तो उन्होंने कहा कबीर का ये मंदिर है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कबीरपंथी हैं, कि आप चलो हमारे साथ। मैं 25 साल उनके साथ हमने काम किया। चलो आप लोग इतना बात करते हैं, आप करते हो, बात नहीं क्यों करते हो? मैंने कहा कि देखो हमारे लिए आप ज़्यादा जरूरी हो, आप आओ ना। मतलब 1 लाख आदमी बदले इस कंट्री को, बिल्कुल सही है। हमारे ऐसे ऊर्जावान हो और जो पॉजिटिविटी जो सवचन अपने इर्द गिर्द लाते हैं, अपने से लोगों को, कितने लोगों को प्रेरित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो विचार है, विचार का कोई लिमिट नहीं है। और जो विचार, जो अच्छा विचार हो और जो लोगों को पॉजिटिव चीज़ें देता हो, समाज को पॉजिटिव चीज़ें देता हो, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान का भी वक्त आ रहा है और ऐसे बहुत सारे हम लोग सोशल वर्कर्स, मैं तो कहता हूँ उनको पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, सोसाइटी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, क्यों नहीं। और with these words is like a family. I only can wish the very best for you both and the family. I'm here as a friend. Always, till I'm here. Definitely. Thank you so much.